नाउ द नेक्स्ट टॉपिक के जो सब टॉपिक है इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट, कि जिसके अंदर हम अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे कि जो ऑलरेडी हमने VB.NET के अंदर देखा है। अगेन आई रिपीट कि जो ऑलरेडी हमने VB.NET के अंदर देखा है, राइट। सो अगर कोई रन टाइम एरर अकर होती है, राइट, अगेन आई रिपीट, सो अगर कोई रन टाइम एरर अकर होती है एंड ऑब्वियसली रन टाइम एरर अकर होगी इट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में हमारी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं कोई बग है, राइट, तो उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। और अगर हमें वो एक्सेप्शन को हैंडल करना है देन देयर आर टू वेज, अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। और आप यहाँ पे सिंटेक्स देख सकते हो कि अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम ऑन एरर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे ऑन एरर स्टेटमेंट का यूज करेंगे, राइट। और वो ऑन एरर स्टेटमेंट के अंदर हम गो टू कीवर्ड का यूज करेंगे। और गो टू कीवर्ड का यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन नंबर के ऊपर या फिर कौन से लेबल के ऊपर हमें जंप करना है अगर कोई एरर अकर होती है तो, या फिर अगर कोई एरर अकर होती है तो हमें हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करना है तो हम वहां पे रिज्यूम नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं या फिर रिज्यूम लाइन नंबर का भी यूज कर सकते हैं, राइट। एंड अलोंग विद दैट इफ यू वांट टू टर्न ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, again I repeat, if you want to turn off unstructured exception handling तो आप वहां पे ऑन एरर 0 या फिर ऑन एरर -1 का भी यूज कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, आप वहां पे ऑन एरर 0 या फिर ऑन एरर -1 का भी यूज कर सकते हो, राइट। सो दैट इज टोटली रिलेटेड टू अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। उसकी सिंटेक्स क्या है, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर या फिर लेबल या फिर रिज्यूम नेक्स्ट या फिर रिज्यूम लाइन नंबर, और you can also turn off unstructured exception handling by setting the value to 0 or -1, right? All right. Now the another important thing, हम यहाँ पे ERR ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे ERR ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। Now what is the significance of this ERR object? We have already seen in VB.NET, right? ERR object will contain the error information. Again, I repeat, ERR object will contain the error information कि जब भी कोई error अकर होती है तब, right? In short, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई error अकर होती है and if we want to retrieve the information related to that error, तो वहां पे हम ये ERR object की help ले सकते हैं, राइट। और ये ERR ऑब्जेक्ट से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर हम ये एरर को फिक्स करना चाहते हैं या फिर हम एरर को इग्नोर करना चाहते हैं, सो वो सारी चीज हम ये ERR ऑब्जेक्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। एंड ERR ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स भी अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम स्टेट चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर एरर का, उसे क्लियर कर सकते हैं या फिर कोई एरर रेज भी कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, या फिर हम कोई एरर रेज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड दैट आर अवेलेबल विद इन ERR ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के जो ERR ऑब्जेक्ट के साथ अवेलेबल है। सो द फर्स्ट इज नंबर प्रॉपर्टी। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एरर के रिलेटेड न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो मैं ERR.number प्रॉपर्टी का यूज करूंगी तो वो एरर के रिलेटेड मुझे न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं पर्टिकुलर एरर के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन चाहती हूँ इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, दैट इज ERR.description में लिखूंगी तो मुझे पर्टिकुलर एरर के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग मिलेगी। अगेन आई रिपीट, मुझे पर्टिकुलर एरर के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग मिलेगी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो ओवर हियर। नेक्स्ट इज ERL। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट इज ERL। अगर मैं जो एरर अकर हुई है, इन शॉर्ट जो स्टेटमेंट के ऊपर एरर अकर हुई है, राइट, वो स्टेटमेंट के रिलेटेड मैं ये जानना चाहती हूँ कि लास्ट कौन सा स्टेटमेंट परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ था। अगेन आई रिपीट, अगर मैं वो लाइन नंबर जानना चाहती हूँ कि जो लास्ट
परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ था बिफोर द अकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरर, तो मैं err.erl प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. अगेन आई रिपीट, तो मैं वहां पे err.erl प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हेल्प फाइल. अगर मैं वहां पे कोई एरर के रिलेटेड हेल्प फाइल स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि जिसका यूज करके मैं हेल्प प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो मैं हेल्प फाइल प्रॉपर्टी के अंदर वो पाथ स्पेसिफाई कर सकती हूँ. अगेन आई रिपीट, वो हेल्प फाइल प्रॉपर्टी के अंदर मैं पाथ स्पेसिफाई कर सकती हूँ. राइट. नेक्स्ट इज सोर्स. अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट इज सोर्स. अगर मैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग सेट करना चाहती हूँ, वो क्या स्पेसिफाई करेगा, वो स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई करेगी? इट विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन, राइट, कि जहां से वो एरर ओरिजिनेट हुई है. अगेन आई रिपीट, मैं वहां पे क्या स्पेसिफाई करूंगी? मैं वहां पे वो ऑब्जेक्ट नेम स्पेसिफाई कर सकती हूँ या फिर वो एप्लीकेशन नेम स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि जहां से वो एरर ओरिजिनेट हुई है. राइट. सो अगर मैं इस हिसाब से सेट करना चाहती हूँ या फिर वैल्यू रिट्राइव करना चाहती हूँ, तो मैं ERR ऑब्जेक्ट की सोर्स प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ. एंड द लास्ट इज हेल्प कॉन्टेक्स्ट. हेल्प कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू सेट करूंगी which will act as a context ID. Again I repeat, which will act as a context ID. और ये context ID किसके related होगा? Obviously it will be related to the topic within the help file, कि जो help file हमने यहाँ पे ये help file property के अंदर set की है. For example, आपने जो help file set की है, it is made up of multiple pages, right? और वो pages के ऊपर different topics है. तो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जंप करना है, तो आप यहाँ पे ये हेल्प कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कॉन्टेक्स्ट आईडी स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो कि जिसके ऊपर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो. राइट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ERR ऑब्जेक्ट की जो आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू नो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एरर व्हिच वाज अकर्ड द लास्ट. राइट. Good enough. Now these are the two methods of ERR object, that is clear method and raise method. Again I repeat, two methods of ERR object is clear method and raise method. जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आपको ERR object को clear करना है, in short ERR object के अंदर जो information है उसे आपको clear करना है, तो आप clear method का use कर सकते हो. And if you want to explicitly raise some error, Again I repeat, if you want to explicitly raise some error, तो आप यहाँ पे err.raise method का use कर सकते हो. Right? Again I repeat, err.raise method का आप use कर सकते हो. Right? So students, this is related to ERR object कि जो आप exception handling में use कर सकते हो. And here is the small example which is related to unstructured exception handling, कि जिसके अंदर मैंने वो सिंटेक्स के अंदर जितनी भी थिंग्स थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की है. राइट. सो लेट्स सी. बटन की क्लिक इवेंट है. बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे पहले 2 इंटीजर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, दैट इज डीम n1, n2 एज इंटीजर. अगेन आई रिपीट, डीम n1, n2 एज इंटीजर. राइट. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे on error go to ERR underscore MSG का यूज किया है. Again I repeat, after that मैंने यहाँ पे on error go to ERR MSG मतलब this is the name of the label कि जिसके ऊपर मुझे जंप करवाना है अगर कोई एरर आती है तो, और वो लेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया है. राइट. ओके. आफ्टर दैट मैंने n1 को 12 से असाइन कर दिया, n2 को 0 से असाइन कर दिया, एंड मैंने जो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेशन. अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेशन, एंड ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर 0 है देन इट विल रेज द एरर. राइट. तो ये एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, एरर रेज होगी. एरर रेज होगी तो कहाँ पे जंप होगा? ऑब्वियसली इट विल जंप ऑन दैट पर्टिकुलर लेबल के जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, दैट इज ERR मैसेज. राइट. तो वो ERR मैसेज के ऊपर जंप करेगा. वहां पे हमने क्या लिखा था? सिंपल एक मैसेज बॉक्स डिफाइन किया है. मैसेज बॉक्स के अंदर ERR ऑब्जेक्ट डॉट नंबर मतलब एरर की न्यूमेरिक वैल्यू, एंड ERR ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन मतलब एरर का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया है. एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड द स्टेटमेंट दैट इज रिज्यूम नेक्स्ट.
Again I repeat, and after that I have used the statement that is resume next. और ये resume next का मीनिंग क्या होगा? resume next का मीनिंग ये होगा कि जो स्टेटमेंट के ऊपर एरर अकर हुई थी उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट से मुझे एग्जीक्यूशन रिज्यूम करना है, राइट? या फिर आप यहाँ पे रिज्यूम एंड लेबल नंबर का भी यूज कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, आप यहाँ पे रिज्यूम एंड लेबल नेम का भी यूज कर सकते हो, राइट? सो कहाँ पे एरर ओकर हुई थी? ये स्टेटमेंट के ऊपर एरर ओकर हुई थी. तो रिज्यूम नेक्स्ट अगर एग्जीक्यूट होता है तो कहाँ पे जंप करेगा? यहाँ पे जंप करेगा लेबल के ऊपर. और लेबल के ऊपर हमने क्या लिखा है? ऑन एरर गो टू जीरो. हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन एरर गो टू जीरो. मतलब मुझे यहाँ पे एरर हैंडलिंग को टर्न ऑफ करना है, राइट? सो वो मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि मुझे एरर हैंडलिंग को टर्न ऑफ करना है. और एरर हैंडलिंग को टर्न ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स में एक मैसेज डिस्प्ले किया, दैट इज प्रोग्राम कंप्लीटेड, राइट? एंड आफ्टर दैट आई हैव स्पेसिफाइड एग्जिट सब. एग्जिट सब लिखा है, इट मीन्स कि ये बटन की क्लिक इवेंट का जो सब रूटीन है वहां से एग्जिट हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे एग्जिट सब नहीं लिखती तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता. अगेन आई रिपीट, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट सब नहीं लिखती तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता. क्यों? बिकॉज अगर यहाँ पे ये एग्जिट सब नहीं होता तो ये सारे स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट होते, राइट? और यहाँ पे उसको फिर से मिलता रिज्यूम नेक्स्ट, तो वो फिर से यहाँ पे आता, फिर से ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, फिर से यहाँ पे आता रिज्यूम नेक्स्ट, राइट? सो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता. तो इसे इनफाइनाइट लूप में जाने से स्टॉप करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जिट सब यूज किया है, राइट? गुड इनफ. So this was the example related to unstructured exception handling, which is topic number 5.6.1 of your syllabus. मतलब 5.6 जो error handling topic है उसके अंदर topic था 5.6.1, right? That is unstructured exception handling जो यहाँ पे complete होता है, right? Good enough. Now the second topic is 5.6.2, that is structured exception handling. Again I repeat, second topic is 5.6.2, that is structured exception handling. और मैंने यहाँ पे ये structured exception handling की syntax लिखी है, right? As you are able to see. Again, structured exception handling के अंदर हम कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे? try catch finally ब्लॉक हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? सो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि मे बी पॉसिबल कि वो एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं. कैच ब्लॉक के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि अगर एक्सेप्शन अकर होती है तो उसे हैंडल करने के लिए हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. एंड फाइनली ब्लॉक के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे दैट वेदर एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट. एक्सेप्शन अकर होती है कि नहीं होती है. ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं कि जो हमें एग्जीक्यूट करने ही है. सो वो सारे स्टेटमेंट्स हम फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं, राइट? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक, राइट? गुड इनफ. अब सिंटेक्स देखते हैं. ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो ट्राई स्टेटमेंट्स लिखेंगे, राइट? कि जो एरर रेज कर सकते हैं. एंड वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स. अगेन आई रिपीट, एंड वी कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक्स के जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस को डिफरेंट वेज से हैंडल करना चाहते हैं. तो हम वहां पे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं. या फिर आप उसे ये भी कह सकते हो, यू कैन फिल्टर द एक्सेप्शन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, राइट? ओके. सो कैच ब्लॉक के अंदर उसकी सिंटेक्स क्या होगी? कैच EX, दैट इज एक्सेप्शन वन एज टाइप. मतलब टाइप के अंदर वो एक्सेप्शन क्लास होगा कि जिसके रिलेटेड आप एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हो, राइट? तो इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो. या फिर आप उसके साथ व्हेन एक्सप्रेशन का भी यूज कर सकते हो. अगर आपको चाहिए कि कैच व्हेन ERR डॉट नंबर इज इक्वल टू 11, मतलब ऐसी एरर के जिसका एरर नंबर 11 है, अगर ऐसी कोई एरर अकर होती है तो ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हेन एक्सप्रेशन कि जिसके अंदर आप कंडीशन लिख सकते हो कि कब आपको ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है. या फिर आप डायरेक्टली वहां पे वो एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, राइट? आफ्टर दैट आप उसके अंदर कैच स्टेटमेंट्स लिखोगे कि जिसका यूज करके आपको वो एक्सेप्शन हैंडल करनी है. देन ऑप्शनल इज एग्जिट ट्राई. अगर आपको यहाँ पे एग्जिट ट्राई स्टेटमेंट लिखना है, दैट इज ऑप्शनल.
लाइकवाइज ये जो 3 स्टेटमेंट्स है वो रिपीट होंगे कि जितने भी आप कैच ब्लॉक्स लिखोगे उसके रिलेटेड वो स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे. That's why I have specified over here that is exception 1, right? This is statement 2, exception n. मतलब आप n catch blocks यहाँ पे define कर सकते हो, right? After that, finally block आएगा एंड फाइनली ब्लॉक के अंदर आप ऐसे स्टेटमेंट्स लिखोगे कि एक्सेप्शन अकर होती है कि नहीं होती है, आपको वो एग्जीक्यूट करनी ही है. फॉर एग्जाम्पल एरर अकर होती है कि नहीं होती है, आपको कनेक्शन क्लोज करना ही है, राइट? तो उसके रिलेटेड आप स्टेटमेंट्स कहाँ पे लिख सकते हो? फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो. एंड आफ्टर दैट इट इज एंड ट्राई. मतलब ये ट्राई ब्लॉक जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे एंड होता है. इट इज ओवर हियर, राइट? So this is a syntax of structured exception handling. Here is an example, right? So let's see. First, मैंने यहाँ पे 3 variables define किए हैं, n1, n2 and n3. All 3 are of integer data type. After that, try block मैंने use किया. Try block के अंदर n1 को मैंने initialize किया 12 से, n2 को मैंने initialize किया again 0 से, and मैंने यहाँ पे modulus operation perform किया. That is n3 is equal to n1 mod n2. Obviously n2 0 है तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी, तो ये मैसेज बॉक्स के अंदर रिजल्ट तो डिस्प्ले होगा नहीं, राइट? वो कहाँ पे जंप करेगा? कैच ब्लॉक के अंदर जंप करेगा. कैच ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया है? एक्सेप्शन क्लास विच इज द जनरलाइज क्लास. वी कैन ऑल्सो से इट एज अ जेनेरिक क्लास. मतलब ऐसा क्लास है विच इज पेरेंट ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस, राइट? कि जो सारी एक्सेप्शंस हैंडल कर सकता है. तो मैंने यहाँ पे वो एक्सेप्शन क्लास का यूज किया. एक्सेप्शन का मैंने यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया दैट इज EX. सो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा दैट इज कैच EX एज एक्सेप्शन. एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर EX दैट इज दिस रेफरेंस, उसकी मैसेज प्रॉपर्टी को कॉल किया और वो मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो मैंने मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर दिया, राइट? एंड फाइनली ब्लॉक के अंदर अगेन मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड का मैसेज डिस्प्ले किया है. एंड बाय द एंड ट्राई, राइट? सो दिस इज द थिंग कि क्या कैसे हम स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ हमने जो यहाँ पे ये एग्जिट ट्राई कीवर्ड देखा, इट इज ओवर हियर. सी, जो हमने सारे कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है, राइट? सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्जिट ट्राई ब्लॉक? ऑब्वियसली इट इज ऑप्शनल, वो तो हमें पता चल ही गया है, लेकिन हम वो क्यों यूज करेंगे? अगर हमें ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक में से बाहर जंप करना है, अगेन आई रिपीट, अगर हमें ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक में से बाहर जंप करना है, यू वांट टू ब्रेक आउट फ्रॉम दी ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक, या फिर आप जिसे ट्राई कैच फाइनली स्ट्रक्चर कहते हो, तो आप वहां पे एग्जिट ट्राई कीवर्ड का यूज कर सकते हो. अगेन आई रिपीट, आप वहां पे एग्जिट ट्राई कीवर्ड का यूज कर सकते हो. एंड जहां से वो एग्जिट ट्राई कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा वहां से डायरेक्टली एग्जीक्यूशन जंप करेगा टू द स्टेटमेंट आफ्टर एंड ट्राई. अगेन आई रिपीट, एग्जीक्यूशन का कंट्रोल कहां पे जंप होगा? टू द स्टेटमेंट आफ्टर एंड ट्राई. मतलब ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक के बाद का जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा वहां पे वो जंप करेगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जिट ट्राई होता है, एग्जिट ट्राई कीवर्ड अकर होता है, then टू, राइट? फाइनली स्टेटमेंट विल स्टिल बी एग्जीक्यूटेड. अगेन आई रिपीट, फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, राइट? दैट्स वाई इट इज सेड कि फाइनली ब्लॉक के अंदर हम एग्जिट ट्राई का यूज नहीं कर सकते. अगेन आई रिपीट, हम फाइनली ब्लॉक के अंदर एग्जिट ट्राई का यूज नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जिट ट्राई कीवर्ड. नाउ अगर मुझे एक्सेप्शन को फिल्टर करना है इन कैच ब्लॉक, अगेन आई रिपीट, अगर मुझे एक्सेप्शन को फिल्टर करना है इन कैच ब्लॉक, जो मैंने अभी व्हेन कीवर्ड के साथ मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राइट? इफ आई वांट टू फिल्टर द एक्सेप्शन इन कैच ब्लॉक, then there are two ways. Again I repeat, then there are two ways. First is आप कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्लास का यूज करके एक्सेप्शन को फिल्टर कर सकते हो,
या फिर आप व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर राइट कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, व्हेन के साथ आप कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज करके आप एक्सेप्शन को फिल्टर कर सकते हो। Means there are two ways to filter the exception, either with the help of specific class of the exception or with the help of when keyword you can specify the conditional expression, right? So that they are the two things, right, which you need to remember. After that, अगर आपको कोई exception throw करनी है, again I repeat, अगर आपको कोई exception explicitly throw करनी है तो वहां पे आप ये थ्रो स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, वहां पे आप ये थ्रो स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो कि जिसका यूज करके आप अपनी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, राइट? सो हियर इज एन एग्जांपल कि कैसे हम एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। सो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने डायरेक्टली लिखा है दैट इज थ्रो न्यू overflow exception. Now what is this overflow exception? Overflow exception is the class, right? कि जिसका मैंने new कीवर्ड का यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड वो एक्सेप्शन को मैंने थ्रो कीवर्ड का यूज करके मैंने रेज किया, राइट? अब ऑब्वियसली एक्सेप्शन रेज हुई है तो वो कैच ब्लॉक के अंदर आएगा। कैच ब्लॉक के अंदर तो मैंने जनरल क्लास का यूज किया है दैट इज एक्सेप्शन, तो ऑब्वियसली वो उसे हैंडल कर लेगा और हैंडल करने के बाद वो मैसेज बॉक्स के अंदर वो एरर के रिलेटेड, वो एक्सेप्शन के रिलेटेड वो मैसेज डिस्प्ले करेगा विद द हेल्प ऑफ ex.message प्रॉपर्टी, राइट? सो दिस इज हाउ कि आप कैसे कोई एक्सेप्शन को थ्रो भी कर सकते हो, मतलब एक्सप्लिसिटली उसे रेज भी कर सकते हो, राइट? ऑलराइट, नाउ द सेकंड थिंग इज, हमने यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो की दैट वाज द प्री डिफाइंड एक्सेप्शन की जो ऑलरेडी डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर स्पेसिफाई की गई है, राइट? लेकिन आप अपनी कोई कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं, अगेन आई रिपीट, लेकिन आप अपनी कोई कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास का यूज करना है। अगेन आई रिपीट, आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास का यूज करना है, राइट? और ये एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास का यूज करके अगेन विद द सेम सिंटेक्स, ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो कीवर्ड आप यूज करोगे। थ्रो कीवर्ड के साथ आपको न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा बिकॉज एप्लीकेशन एक्सेप्शन इज द क्लास कि जिसका यूज करके आप एक्सेप्शन रेज करना चाहते हो। सो न्यू कीवर्ड आप यहाँ पे लिखोगे। न्यू कीवर्ड के साथ साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। अगेन आई रिपीट, न्यू कीवर्ड के साथ साथ एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास के अंदर पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है विच विल एक्ट एज योर एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, कि जब भी हम मैसेज प्रॉपर्टी का यूज करके वो एक्सेप्शन के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे तो ये जो आपने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा वो डिस्प्ले होगा, राइट? सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? दिस इज अ न्यू एक्सेप्शन, मैंने सिर्फ इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया है। सो व्हाट विल द सिचुएशन? ये एप्लीकेशन एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम वो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा? कैच के अंदर आएगा, राइट? कैच के अंदर अगेन हमने यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन क्लास का यूज किया है, राइट? तो ऑब्वियसली वो उसे कैच कर लेगा एंड उसका हमने रेफरेंस क्रिएट किया है दैट इज ex, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ मैसेज बॉक्स हमने ex.message प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले की। ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू होगी? इट विल बी दिस वन, दैट इज दिस इज न्यू एक्सेप्शन, वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे कोई कस्टम एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन भी हम क्रिएट करके थ्रो कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, हम कोई कस्टम एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन भी हम यहाँ पे क्रिएट करके थ्रो कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन का यूज करके वैलिडेशन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करके कैसे वैलिडेशन कर सकते हैं, राइट? सो अगेन मैंने यहाँ पे वो एग्जांपल लिखा है। सो स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना है तो ट्राई से ही स्टार्ट होगा, राइट? सो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने पहले इफ कंडीशन चेक की दैट इफ
txtno1.text, मतलब txtno1 नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने चेक की कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो एम्प्टी है या फिर कोई वैल्यू है, बिकॉज मैंने यहाँ पे एम्प्टी डबल कोटेशन स्पेसिफाई किया है। तो मैंने चेक किया कि txtno1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी है कि नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी एम्प्टी है, अगेन आई रिपीट, अगर ये प्रॉपर्टी एम्प्टी है तो मैंने क्या किया, थ्रो कीवर्ड का यूज किया, उसके साथ न्यू कीवर्ड यूज करके एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई किया, दैट इज एक्सेप्शन प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई किया, दैट इज एक्सेप्शन प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, मतलब एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसकी मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर ये डिस्क्रिप्शन असाइन हो जाएगा, राइट, एंड थ्रो कीवर्ड का यूज करके हमने वो एक्सेप्शन थ्रो कर दी। तो वो कहाँ पे जंप करेगा, कैच ब्लॉक में जंप करेगा। अगेन जनरल एक्सेप्शन क्लास का मैंने यूज किया है, उसका रेफरेंस क्रिएट किया, एंड विद इन मैसेज बॉक्स मैंने यहाँ पे ex.message प्रॉपर्टी का यूज करके मैसेज डिस्प्ले कर दिया। वो क्या डिस्प्ले करेगा, एक्सेप्शन प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग, वो डिस्प्ले करके हमें दे देगा, राइट। सो दिस इज हाउ कि आप कैसे वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। नाउ अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इन शॉर्ट ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू है, राइट, तो वो कहाँ पे जंप करेगा, ऑब्वियसली एल्स पार्ट में जंप करेगा, और एल्स पार्ट के अंदर वो आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो कि जो आपको वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के साथ परफॉर्म करनी है। मैंने सिर्फ उसे यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया है, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज MSG बॉक्स, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया, और वो मैसेज के साथ साथ मैंने वो टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मैंने डिस्प्ले कर दी, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ दैट कैसे हम एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास का यूज करके या फिर कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करके वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड this is the end of the topic, that is 5.6.2 structured exception handling. Again I repeat, this is the end of the topic, that is 5.6.2 structured exception handling, right, कि जो यहाँ पे complete होता है, and along with that it is also the end of topic 5.6, that is error handling. Again I repeat, it is also the end of the topic, that is 5.6 error handling, right. Good enough. सो स्टूडेंट्स हम एक बार देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 5 में से कोई टॉपिक बाकी है कि नहीं है। सो यूनिट नंबर 5 इज एडवांस ASP.NET। अगेन आई रिपीट, यूनिट नंबर 5 इज एडवांस ASP.NET, कि जिसके अंदर हमने टॉपिक्स कवर किए, दैट इज machine.config फाइल। आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड 5.1 web.config फाइल। web.config फाइल के बाद हमने देखा दैट इज दिस टॉपिक, दैट इज WAT, right, and after that WAT we have seen the topic, that is WAT के बाद हमने ये टॉपिक भी देखा था, that is 5.4 user profile which is server side state management technique, ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया था, right। उसके साथ साथ हमने यूजर कंट्रोल which is 5.3 वो भी हमने कंप्लीट कर दिया, right। सो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने देखा था टॉपिक 5.5, दैट इज वेब सर्विस, राइट। अगेन आई रिपीट 5.5, दैट इज वेब सर्विस, कि जिसके अंदर 5.5.1 बेसिक्स ऑफ वेब सर्विस, एंड आफ्टर दैट 5.5.2 दैट इज इंटरैक्टिंग विथ वेब सर्विस, राइट, ये हमने कंप्लीट किया था। एंड टुडे वी हैव सीन द टॉपिक, दैट इज 5.6, दैट इज एरर हैंडलिंग, कि जिसके अंदर हमने पेज लेवल, एप्लीकेशन लेवल एरर हैंडलिंग देखा। After that, we have seen exception handling. Within that, two topics, 5.6.1 unstructured exception handling and 5.6.2 structured exception handling, right? And we have also seen the topic 5.2, that is sitemap path control. Again, I repeat, we have also seen the topic, that is 5.2 sitemap path control, right? So with this is the end of unit number 5. Again, I repeat, with this is the end of unit number 5.
मतलब आपके ASP.NET सिलेबस का यूनिट नंबर 5 दैट इज एडवांस ASP.NET यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। अगेन आई रिपीट, एडवांस ASP.NET यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर, राइट। ऑल राइट, नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we will start with unit number 3. Again, I repeat, from the next lecture, we will start with unit number 3, which is ADO.NET. Again, I repeat, which is ADO.NET. वो हम start करेंगे, right? So, यहाँ तक किसी को कोई difficulty, कोई doubt है तो मुझे पूछ लो, and after that we will end our lecture.